फायरसाइड चैट शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि मंच पर उपस्थित मेरे दोनों ही वक्ताओं के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां। हम सब इनके इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। हम सब जानते हैं कि इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कितने बेहतरीन काम किए हैं, जिन वजह से हम इन्हें अपने आइडियल के रूप में देख पाते हैं। हम देख पाते हैं कि ये कैसे किस तरीके से डेली उठते हैं, काम करते हैं, और जो एक पॉलिसी है लॉ ऑफ एवरेज की, कि आप थोड़ा थोड़ा अगर रोज़ काम करें तो एक अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। आज हमारी जो वार्ता है उसमें हम कुछ बिंदु को समाहित करने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे सवाल जो मैं लेकर के आई हूँ वो सभी मैं इनसे पूछूँ आप सबके बिहाफ पर, लेकिन क्योंकि वक्त की पाबंदियाँ हैं तो मैं शुरू करती हूँ अपने पहले सवाल से। अमित जी, हमने भारत की जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन है उसका जो एम है उसको कैपेसिटी और टारगेट के नज़र से देखा है। इसमें इंक्लूसिविटी कहाँ है? किस तरीके से हम इंक्लूसिविटी को इंश्योर करें? प्राची, पावर सेक्टर में जो भी रिफॉर्म हुए हैं पिछले कई सालों में, उससे दो तीन चीज़ें इंश्योर हुई हैं। एक तो ये इंश्योर हुआ है कि रिन्यूएबल पे हमारा फोकस या ग्रीन एनर्जी पे हमारा फोकस पूरे देश का फोकस रहा है, और उसकी वजह से आज हम इस मुकाम पे हैं कि हिंदुस्तान में 50% जो हम बिजली उत्पादन करते हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी या ग्रीन एनर्जी की तरफ है, जिसके अंदर मेजर जो है वो सोलर और हाइड्रो का है और बायोगैस का है। पर मतलब ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। जहाँ पे हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं या जहाँ पे हमारी थोड़ी सी कमी है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर को जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे पहुँचाना। आज हम बहुत गर्व से ये बात विदेशों में जाके कह सकते हैं कि हम एक पावर सरप्लस कंट्री है। हमारी जो पावर की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हम उत्पादन कर रहे हैं पावर का, पर वो पावर जो है वो दूर दराज के इलाकों में पहुंच पा रही है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी चीज़ जो आपने बोली कि ये इसका बेनिफिट हम कहाँ पे दे पा रहे हैं। आज भी हम जो मेजर इश्यूज़ है वो है लॉसेस का इश्यूज़, कि हमारे पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, ट्रांसमिशन में जो हमारे लॉसेस होते हैं उसकी वजह से, डिफरेंट सब्सिडीज़ जो होती हैं उसकी वजह से हम लोग जो ट्रू बेनिफिट है वो लोगों को नहीं दे पाते। एक हमने छोटा सा इनिशिएटिव देखा गवर्नमेंट का, हर घर सूरज योजना जी। अब हर घर सूरज योजना में आप अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगाएं और उसी का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। मतलब दिस इज़ अ वेरी यूनिक एग्जाम्पल। इसी चीज़ को हम हर जगह और पहुंचा सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, आज हम नई इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, आज हम डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमें पावर का रिक्वायरमेंट और ज़्यादा होने वाला है, पावर डेंसिटी का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होने वाला है। उस डेंसिटी को कवर करने के लिए हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है, जिसको कि हमको डेवलप करना पड़ेगा। मैं आऊँगी आपके पास इस पर लौट करके। अभिजीत सिंह, आपसे मेरा पहला सवाल है लॉजिस्टिक पर। भारत की जो लॉजिस्टिक दर है वो 14% थी पहले, यानी कि डबल डिजिट में थी, और अब वो सिंगल में आ गई है, अप्रॉक्सीमेटली 8%, 7.9% इफ़ आई वुड बी मोर प्रिसाइज। कैसे देखते हैं आप इसे? ये इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई। लॉजिस्टिक हिस्टोरिकली 14% से 16% के आसपास इंडिया का जीडीपी का स्पेंड पिछले 20 वर्षों से ज़्यादा रहा। सो जब ये बात कही गई, हमारे माननीय मंत्री रोड ट्रांसपोर्ट के गडकरी जी ने पहली बार इसको कहा कि हम इसको सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, तो लोगों ने बहुत अपने अपने टेक्निकल, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल अपोजिशन के साथ उनको रेसिस्ट किया, उनका प्रतिरोध किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इस साल 2025 में मैं समझ गया हूँ, ये साल ख़त्म होने वाला, आपने सवाल क्यों पूछा है,
2025 के बीच में जब दोबारा ये बात हुई, जब माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी ने कहा कि पिछले 2-3 सालों से तो आप सुनते आ रहे हैं कि लॉजिस्टिक का कॉस्ट जो है वो 16% से करीब 9% सिंगल डिजिट में आने का मतलब होता है, आएगा। इस साल उन्होंने कह दिया कि दिसंबर में कर देंगे। सो ये जो इम्पॉसिबल एंड रिपीटिशन ऑफ कॉन्वर्सेशन था कि नहीं पिछले साल भी आपने कहा था, कुछ लोगों ने उनके पुराने भाषण दिखाए कि आपने 2023 में भी कहा था, 2024 में भी कहा था। इस साल जब उन्होंने उसको एक एंड डेट दे दिया कि हम दिसंबर तक पूरा कर देंगे, तो और ज़्यादा ऑपोजिशन हो गई। जिनको इस पे पूरा भरोसा था, विश्वास था कि लॉजिस्टिक कॉस्ट इतने बड़े देश का इस इंफ्रास्ट्रक्चर में, इस फ्यूल जहाँ सब्सिडाइज करना पड़ता है फ्यूल को बहुत ज़्यादा, ये नहीं होगा। आप सबको जान के खुशी होगी कि ये दिसंबर का टारगेट सितंबर में जब DPIIT की रिपोर्ट निकली, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने उसको रिलीज़ किया, तो 7.89% था। हमने 4 महीने पहले प्रीपोन किया इस टारगेट को, और ये सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ लॉजिस्टिक इन्फ्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे या रोड या वाटर या एयर नहीं है। ये कंक्लूसिवली आज की स्पेंडिंग, PM गति शक्ति का उसमें इनपुट, पिछले 10-20 सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हुआ है, और लॉजिस्टिक का डिजिटलाइजेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इसमें अदा करता है। अगर लॉजिस्टिक का डीकार्बोनाइजेशन हो जाए तो शायद आगे आने वाले समय में 5% का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट जापान एंजॉय करता है, एंड जापान इज़ वन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी डिस्पाइट ऑफ बीइंग ए स्मॉल कंट्री, शायद हम उस तरफ बढ़ सकें। लेकिन ये इम्पॉसिबिलिटीज़ की एक सेट नहीं है। इसके अलावा देयर आर मल्टीपल सेट। कभी डिजिटल इंडिया का नाम बदला जा रहा था, पहले E-गवर्नेंस करके प्रोग्राम होता था, 2014 में जब बदला गया तो कहा गया सिर्फ नाम बदलने से क्या होगा। 2016-17 के आसपास जब डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई, उस वक्त इंडिया की डेटा कंजप्शन की रैंकिंग 124 थी। एज ए रैंक कंट्री ग्लोबली हम 124 रैंक पर थे, और 7 सालों के बाद, सिर्फ नाम नहीं बदला गया, उसमें बहुत कुछ किया गया। 7 सालों के बाद इंडिया की डेटा कंजप्शन की रैंकिंग 1 नंबर पे थी। 2022-23 के समय में ये रैंकिंग सिर्फ लार्जेस्ट डेटा सेट भारत यूज़ नहीं करता है, बल्कि इज़राइल को अगर आप छोड़ दें तो सबसे सस्ता डेटा सेट हम प्रोवाइड भी करते हैं, सबसे सस्ता डेटा नेटवर्क और डेटा पैकेज हम प्रोवाइड भी करते हैं। सो आप इकोनॉमी को देख लें, हम 5वीं अर्थव्यवस्था थे, फिर चौथी, अभी तीसरी की इस थर्ड टर्म में ट्रांसफॉर्मेशन में मोदी इकोनॉमिक्स 3.0 में कैंपेन हुआ कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, हम चौथी बन चुके हैं। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग देख लें, पहले टर्म में हम 142 से 63 पे आए, और लॉजिस्टिक कॉस्ट को हमने करीब 14.6% से 8.97% अपने टारगेट से 6 महीने पहले पूरा कर दिया। अमित जी ने बता दिया कि सोलर में भी हम प्रीपोन टारगेट हैं। सो बहुत सारा कुछ जो इम्पॉसिबल दिखता है, वो इस वक्त उसके ऊपर बिलीव करना होगा कि वो होगा। इम्पॉसिबल की आपने बात की, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि विकसित भारत को लेकर के जो हमारा ईयर कैप है दैट इज़ 2047, और सरकार इतने लंबे समय तक रहेगी नहीं रहेगी, क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपी हुई बात है। ये हम अभी से नहीं बता सकते कि 2047 में क्या होगा, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि 2026 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो इस हिसाब से कि यू फील समवेयर इट इज़ प्रिजम्पचुअस। देखिए, कभी न कभी किसी न किसी टाइम पे आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के बाद 70-75 सालों का एक समय होता है जब डेमोक्रेसी धीरे धीरे मैच्योर होती है। पहले की गवर्नमेंट्स के अपने रिस्ट्रिक्शंस रहे होंगे, लिमिटेशंस रहे होंगे कि वो 5 साल से ज़्यादा लंबा प्लान डिलीवर नहीं कर पाती थी, सोच नहीं कर पाती थी, प्लान नहीं कर पाती थी। उसमें एक इनहेरिटेंट इंटरेस्ट भी है कि ये भी लगता था कि 5 साल बाद पता नहीं हम सरकार में होंगे या नहीं होंगे, तो जो भी योजनाएं बनाओ वो चौथे साढ़े चार साल में पूरा होने वाला बनाओ।
पहली बार पॉलिटिकल इंटरेस्ट को साइड में रख के आपके पास एक गवर्नमेंट आती है जो ऑप्टिकल फाइबर देख लें, रेलवे के री मॉडर्नाइजेशन, रोड का री मॉडर्नाइजेशन, डिजिटल इंटीग्रेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, आधार से लेकर के यूपीआई तक, एनर्जी का ट्रांजिशन 2070 का है, $10 ट्रिलियन ग्रीन इकोनॉमी हम 2070 तक बना पाएंगे। सो बहुत सारे ऐसे एम्बिशंस गवर्नमेंट जब लेती है जो 5 साल के 7, 8, 10 साल लेंगे उसको पूरा होने में, उस वक्त नंबर 1 गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम वापस चुनकर आएंगे। नंबर 2, उनको ये इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि हम चुन के आए या चुन के ना आए। अगर इस सेक्टर का टारगेट 2047 का ये है, सो ये गवर्नमेंट हो, दूसरी गवर्नमेंट हो, तीसरी गवर्नमेंट हो, अगर सेक्टर को पता है, इंडस्ट्री को पता है, उसके स्टेक होल्डर को पता है कि हमारे इस क्षेत्र का टारगेट ये है, तो उनकी इंटेलिजेंस भी साथ साथ मैच्योर होती है कि वो जो भी सरकारें चुनेंगे आगे आने वाली, आज के समय में आप यूपीआई और आधार की बात करते हैं, अभी आने वाले समय में कोई सरकार है वो कहे कि हम आधार को बैंक अकाउंट से डीलिंग कर देते हैं, एवरीबडी कैन हैव एनीथिंग और इन एवरीथिंग, आप यू विल नॉट कोप अप विद दैट गवर्नमेंट। सो धीरे धीरे डेमोक्रेसी के साथ साथ इकोनॉमी मैच्योर होती है और वो आगे आने वाली गवर्नमेंट को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चूज़ करती है कि ये कंसिस्टेंट डेवलपमेंट जो हो रहा है वो रुके नहीं, जिसको भी चुने, इट डज़ नॉट मैटर कौन सी पार्टी होगी, कौन से नेता होंगे, कौन से प्रधानमंत्री होंगे, बट विकसित भारत का जो लक्ष्य है वो शायद इसीलिए इसको आज़ादी का अमृत महोत्सव कहा जाता है, शायद इसीलिए 2022 से 2047 तक का जो पीरियड है उसको अमृत काल कहा जाता है, क्योंकि ये अमृत आपने एक बार पी लिया तो आप उस लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचेंगे। अमित, आपसे मेरा सवाल है कि हमने डिजिटल इंडिया की बात की, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का होना और उसका ढांचा खड़ा करना ये कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो जैसा अभिजीत जी ने बताया कि इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर सेक्टर, मतलब ये आपका इकोनॉमी में भी आता है, आपका हेल्थ केयर में भी आता है और आपका लैंड रिकॉर्ड्स में भी आता है, गवर्नेंस में भी आता है, स्मार्ट सिटीज़ में भी आता है। तो ये एक चौतरफा विकास की तरह हमें देखने को मिलता है। आज मेरे हिसाब से हम लोग सब शहरों में रहते हैं और मेरे हिसाब से जितनी भी हम सर्विसेज यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं डिजिटल का उसमें रोल है। भले ही हम टोल पे कर रहे हो या हम लोग किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को देख रहे हो या हमको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या हम कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई इनरोल करना चाहते हैं, अपने कोई बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आज हमारे पास में डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। अब यही चीज़ आप देखें कि क्या ये चीज़ दूर दराज के इलाकों में अवेलेबल है? टू अ सर्टेन एक्सटेंट यस, इट इज़ अवेलेबल, बट वहाँ पे सिर्फ कंजम्पशन हो रहा है, जबकि वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट, आप उस कंजप्शन को कैसे एड्रेस करने की बात करते हैं? मेरा उसके अंदर एक और चीज़ है कि जब वहाँ पे डेटा जब जनरेट भी हो रहा है, मतलब वहाँ के भी लोग जब जो डेटा जनरेट कर रहे हैं उसको भी कैप्चर करके हम लोग और उसको इंक्लूसिव बना सकते हैं। जैसे कि आज हम देखें डिजिटल इकोनॉमी का जो पिलर है वो एक डेटा सेंटर को माना जाता है कि डेटा सेंटर एक पिलर है डिजिटल इकोनॉमी का, क्योंकि वहीं पे ही आपका सारा डेटा, क्लाउड पे आपका सारा डेटा होता है और आपकी सारी एप्लीकेशन भी क्लाउड और डेटा सेंटर से चल रही है। पर आज वो डेटा सेंटर्स जो है वो सिर्फ 7 या 8 सिटीज़ में इंडिया में अवेलेबल है या उपलब्ध है। ये एक पहल हमने भी की है अभी रेलटेल के साथ में मिलके कि हम लोग एज डेटा सेंटर्स बनाए जहाँ पे हम लोग सारी जो सर्विसेज हैं, ये जो डेटा सेंटर्स हैं, ये क्लास बी, क्लास सी सिटीज़ में हम लोग सेम फैसिलिटी को प्रोवाइड करें एट अ डिफरेंट स्केल इन ऑल दीज लोकेशंस। तो उससे एक इंक्लूसिवनेस बढ़ेगी, वहाँ का डिसीजन मेकिंग फास्ट होगा और आज हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं उसका एक यूज़ वहाँ की जनता भी आराम से अपने आप इन्फ्रेंसिंग को यूज़ करते हुए कर पाएगी। अभिजीत जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि इंडिया की जो कल्चरल इकोनॉमी पायलट है वो क्या है और ईज़ ऑफ लिविंग से उसका क्या नाता है? जैसे मैं इनकी बात को कंटिन्यू करता हूँ, आपके सवाल का जवाब अपने आप आ जाएगा।
ये डेटा सेंटर्स की ज़रूरत, इसकी यूटिलाइजेशन, इसका डिसीजन मेकिंग या इसका आम जनता के लोगों के जीवन में इस्तेमाल क्या? ये डेटा सेंटर्स ऑप्टिकल फाइबर पे चलते हैं, उनके एज और कोर दोनों होते हैं, ये लोकलाइज किए जा सकते हैं, लोकल डेटा डिजिटलाइजेशन का, जियो स्पेशलाइजेशन का, लैंड रिकॉर्ड का, हेल्थ का, ट्रांसपोर्ट का, मोबिलिटी का, पर्सनल डेटा सब रखे जा सकते हैं। जो कल्चरल इकोनॉमी का सवाल आपने पूछा है, आज आप अगर एक ब्लाइंड इकोनॉमी की तरह डेवलप करते जाएंगे, और मैं इसका आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ, सो हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं वो रिलेट कर पाएंगे। क्या है ये ब्लाइंड इकोनॉमी? आप करीब 350-400 साल तक कॉलोनाइज थे, ब्रिटेन, फ्रांस एंड पोर्टुगीज। तीनों इकोनॉमीज़ ने, अगर मैं आज के डॉलर में उसको मल्टीप्लाई करूं, व्हाट वेल्थ हैज़ बीन ड्रेन्ड फ्रॉम इंडिया, वो 45 ट्रिलियन के आसपास एस्टिमेटेड है। 45 ट्रिलियन आप भारत से लूट कर लेके जाते हो, 150 साल तक इस देश पे राज करते हो, 75 साल हमें आज़ाद हुए होते हैं, और आज ब्रिटेन, जर्मनी, ब्राज़ील, जापान एंड पोर्टुगीज और फ्रांस तो कहीं खड़े ही नहीं होते। We have become a larger economy, growing on a larger growth rate than all three of our colonizers who has ruled. French has ruled for more than 350 years. So, did they miss this lesson of building an economy? Did they build a blind economy which did not sustain? Or they created something, a concrete jungle, empathy-less, emotion-less, kindness-less, or a soul-less economy? So, क्या मिस्टेक हुई उनसे जो आपके 75 ईयर्स के अंदर आपने उनको पीछे कर दिया? दैट इज़ अ प्लेस जहाँ हमारे फेलियर्स मायने रखते हैं। आज आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत है, आज आपको कार की ज़रूरत है, आज आप पार्सल मंगाते हैं, कहीं आपको सिग्नल इंटरनेट का नहीं आता है, कल आपको पुलिस की किसी आपात स्थिति में ज़रूरत है, कहीं आप टोल पे करते हैं, अभी धुंध कोहरा हो रहा है, गाड़ियाँ एक दूसरे से टकरा जा रही हैं, आप 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, 2 घंटे तो बहुत ज़्यादा है, आधे घंटे बारिश होती है तो आप 3.5 घंटे जाम में खड़े रहते हैं। What is that we missed? If you are not going to look at the culture of that economy, that it is for the benefit of people, it is for benefit of ease of living, then you will build an economy जहाँ कार भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, हाईवे भी है, but it is not serving any purpose. मतलब you are trying to say कि cultural coherence होना चाहिए इकोनॉमी के साथ. Yes, so this circular economy or cultural economy is a pilot 2.0 of Arthashastra. That Arthashastra where India was in its golden age and we had around 28% to 30% of global economy at that time, and we were very happy in terms of what people are living, what they are eating, adulteration से लेके, regulation से लेके, law से लेके, environment तक। हमारे ये सेशन है वो energy और conservations के ऊपर है। So how do you live along with nature? How much you are creating as a pollution? This all matter to people. अगर आपकी सिटी लिवेबल नहीं है, ब्रीदेबल नहीं है, वॉकेबल वॉकवे नहीं है, तो आप बैंगलोर में हैं या दिल्ली में हैं या मुंबई में हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। You would still inside your heart you will scream to go to mountains, to retire from your jobs and find a place, a small place जहाँ आप जाके बाकी की ज़िंदगी गुजार सकें। This is not an economic success, this is an economic failure. And this disaster need to be cured in a given time frame. आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे, फिर आपके पास ये हिप्स ऑफ रिसाइकलिंग और इतना जैसे आप दिल्ली का सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि हम उस बैंडविड्थ को कई साल पहले क्रॉस कर चुके हैं जहाँ छोटे रेगुलेशन से आप कुछ सोल्यूशन निकाल सकते थे। दिस इज़ व्हाट इज़ अर्थशास्त्र 2.0, वेयर वी हैव टू कीप ह्यूमन देयर इंटरेस्ट, देयर राइट। मेरा अधिकार है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का, ईज़ ऑफ लिविंग का, पासपोर्ट होने का, आइडेंटिफिकेशन होने का, ड्राइविंग लाइसेंस होने का। इनके लिए पीछे पहले लाइन लगती थी, कंसल्टेंट्स तो नहीं सही शब्द है, दलाल होते थे जो आपसे पैसे लेकर के ओवर द काउंटर उल्टा सीधा ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कुछ भी बनवा देते थे। आज हमने ईज़ ऑफ लिविंग में उन सबको पोर्टल पे डाला। आज आप ऑनलाइन जा कर के अपने ज़्यादातर डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं, परमिशंस भी बिजनेसेस की।
मैं अमित जी का भी कमेंट चाहूँगी इस पर। जी बिल्कुल। नहीं, अभिजीत जी ने बिल्कुल सही बात बोली कि इकोनॉमी जब डेवलप होती है तो उसके साथ में जो बेनिफिट है वो सबसे लोअर स्ट्रैटा को किस तरह से पहुंच रहे हैं, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हमने देखा जनधन योजना देखा, हमने जब कोविड का समय था तब हमने देखा कि जब राशन, जब बाकी सारी जगह पे मतलब पूरा वर्ल्ड इस चीज़ से जूझ रहा था, तो हमने हिंदुस्तान में कितना अच्छी तरीके से इस चीज़ को, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कितना अच्छी तरह से इनेबल करके रखा हुआ था और को भी सहायता दी थी। मित्र देशों को भी सहायता की थी। आज आप देखें जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं उसकी वजह से जो विदेशों में रहने वाले भारतीय हैं उनके लिए भी कितना आसान हो गया है अपने देश में ट्रांजैक्ट करना। यूपीआई दुबई में अवेलेबल है, पूरे यूएई में अवेलेबल है, सिंगापुर में अवेलेबल है यूपीआई का पोर्टल। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक तरफ आपका ईज़ ऑफ लिविंग को दर्शाती है, दूसरी तरफ आपके जो सामाजिक आप अपने आप को एक सोसाइटी का पार्ट कहलाते हो। आज हर एक आदमी को बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम इंडियन हैं। तो ये बड़ी चीज़ है कि जब हम डेवलप कंट्री बन रहे हैं तो हम अपनी कल्चर को पीछे नहीं छोड़ रहे हैं, हम अपने कल्चर को साथ लेके चल रहे हैं। मैं इसमें एक अमित जी के प्रोस्पेक्टिव से ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने शुरुआत इनके सवाल से, इनके आंसर के एक्सटेंशन में की थी। आप टोल पे कर रहे हैं, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, आपके पास एम्बुलेंस नहीं पहुँचती है, आपको बहुत आपात स्थिति में है, आपके पास पुलिस नहीं पहुँच या देर से पहुँचती है, आपका कोई सामान फ़ोन गुम हो जाता है, आपके डिजिटल रिकॉर्ड्स लैंड के ठीक नहीं हैं, उसकी वजह से आप सालों केस लड़ते हैं। ये सब क्या है? दिस ऑल आर मैन मेड डिफ़िकल्टीज़। क्या इन सब का डिजिटलाइजेशन संभव नहीं है? क्या हम जिस रेट पे हमारे फेलियर्स हैं, हर एक फेलियर का डेटा सेट बिल्ड करना, लोकली उसको होल्ड करना, होस्ट करना, और किस रेट से हम उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन से स्टेट्स में आपके अलग अलग स्टेट्स की रैंकिंग है, बिजनेसेस की रैंकिंग अलग है, इन्वायरमेंट की रैंकिंग अलग है, उनके इन्वेस्टमेंट की रैंकिंग अलग है। सो क्या कल के डेट में आप इसकी रैंकिंग नहीं बना सकते हैं कि इस स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट की पुलिस से ज़्यादा अच्छी है, यहाँ का आपात स्थिति इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, ये पर्टिकुलर टोल ऑपरेटर इससे बेटर है? ये सब डिसीजंस बिना डेटा सेट के हो ही नहीं सकते। सो दैट एंटायर डेटा सेट ऑफ फेलियर विच इज़ टू बी ट्रैक्ड, विच इज़ टू बी कंज्यूम्ड। हम डेटा के सिर्फ कंज्यूमर नहीं हैं इंडिया में, हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं, लेकिन उस डेटा सेट के ऊपर डिसीजन मेकिंग कितनी होती है, रैंकिंग होती है कि नहीं, उसके ऊपर ब्रेन स्ट्रोमिंग होती है कि नहीं, हम उन फेलियर्स को इम्प्रूव करने के लिए काम करते हैं कि नहीं, दिस ऑल बॉइल्स अप टू अ कल्चरल इकोनॉमी। It is not a blind, it is not a mindless materialistic economy. That is what as a Arthashastra 2.0 pilot that we are doing. यानी कि सिर्फ नॉलेज या इन्फॉर्मेशन नहीं, यहाँ पर विजडम की भी बात है। विजडम एक बहुत ही बड़ा अम्ब्रेला टर्म है आई गेस, क्योंकि जब हम वाइज होते हैं तो हमें बहुत सारी बारीकियाँ ऐसी होती है जो अनसेड होती है और बिटवीन द लाइंस होती है। मैं आपकी बात को अगर सिंप्लीफाई करके बताऊँ तो मेरे ख्याल से आपका यही आशय रहा इस पर। Absolutely. बढ़ेंगे अमित जी की तरफ। हमारे पास वक्त की बहुत पाबंदियाँ हैं भाई, देखिए टिकटिक आ रही है। आने वाले 10 सालों के मद्देनज़र मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पीएसयूज़ को किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के क्या ऐसे महत्वपूर्ण कदम हैं जो उठाने चाहिए, या क्या रोड मैप क्या रखना चाहिए अपने लिए? देखिए, आज भी यदि हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर ने अपने आप को जिस तरह से ढाला है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, वो भी एक काबिल तारीफ़ है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप पीएसयू को दो नज़र से देखें। एक पीएसयू है जो कंज्यूमर को भी सर्व कर रही है और एक है जो B2B की है। कंज्यूमर में आप जहाँ पे भी देखें, भले ही वो ऑयल सेक्टर में हो, मोनोपोली सेक्टर में हो, या बैंकिंग सेक्टर हो गया जहाँ पे काफ़ी सारा प्राइवेट सेक्टर के साथ में कंपटीशन है, वहाँ पे हमेशा पब्लिक सेक्टर ने दो चीज़ों पे ध्यान दिया है। एक तो प्राइवेट सेक्टर से कंपटीशन और दूसरा देश के लिए उनका एक जो योगदान है। तो इसी को जब आगे करते हुए आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखेंगे तो उसके अंदर सॉवरेनिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आप एक नेशन बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, तो जिसके अंदर जितना आपका मेक इन इंडिया, आप जितना मेक इन इंडिया को प्रमोट करेंगे, जितना आप मेक इन इंडिया के लिए करेंगे,
वो एक पूरी देश की इकोनॉमी को सर्व करेगा। दूसरा, आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट करके रखें। हमने देखा अभी पिछले सेशन में भी बात चल रही थी सिक्योरिटी पे। सिर्फ सिक्योरिटी ही नहीं, ये डेटा हमारे लिए गोल्ड माइन है। ये डेटा आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है आगे आने वाले समय के लिए, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप यूज़ कर पाएंगे अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए, और वो जिस तरह से आपको आगे बढ़ाने में, आपको आगे और कॉम्पिटिटिव बनाने में हेल्प करेगा, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप हमेशा स्केल को ध्यान रखें। मतलब आज की ने सोचे, जैसे अभी मेरे से पूछा गया है, प्राची ने जैसे पूछा है, आगे 10 साल आने के लिए क्या, आप आगे 10 साल 15 साल के लिए सोच के रखें कि हम कितना ज़्यादा इसको प्रमोट कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके किस तरह से हम नेशन बिल्डिंग में हेल्प कर सकते हैं। मैं इसमें एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ। PSUs का रोल, वाई दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर PSUs इज़ इतना बड़ा नेटवर्क बनाना और इस लेवल का एक रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क बनाना जहाँ आप मोबिलिटी से, एनर्जी से या एसेट मैनेजमेंट से चीज़ों को जोड़ सकते हैं और उसके इफ़िशेंसीज़ को गवर्नेंस के ट्रांजिशंस में देख सकते हैं कि वेदर इट इज़ सर्विंग टू द अल्टीमेट जेंडरी और नॉट। ये PSUs के बिना संभव ही नहीं है। सो अगर आप इसमें से PSUs को निकाल देते हैं, जिस तरह की इकोनॉमी बिल्डिंग की बात मैंने की विकसित भारत की, तो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी दैट वी शुड इवन होप कि वो संभव हो पाएगा। सो PSU का होना इज़ एन नेसेसिटी, इट इज़ एन नॉट ओनली ए नेसेसिटी, इज़ एन आई वुड से उनके बिना या उनके पूरे कमिटमेंट के बिना भी वो नहीं हो पाएगा। सो ये कॉन्वर्सेशन यहाँ होना और इसको आगे बढ़ाना, आई थिंक दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच आई वुड पास टू ऑर्गेनाइजर्स, कि उनको इसके ऊपर और चर्चा करनी चाहिए कि इन फ्रेमवर्क को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इस सत्र का आखिरी सवाल हम अब लेंगे अभिजीत जी आपसे। विकसित भारत की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। मुझे लगता है कि इस हॉल में जितने भी मौजूद लोग हैं, सबकी अपनी अपनी परिभाषा होगी। कोई भारत को किसी नज़र से देखता है, कोई किसी ने लबोलबाब एक ही है, लेकिन सबका जो कहने का तरीका है और सबका जो महसूस करने का तरीका है विकसित भारत की परिकल्पना को, वो शायद अलग अलग हो। मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि आपकी क्या परिभाषा है। मैं बहुत सारे सेक्टर्स में काम करता हूँ। ये बहुत आपने अजीब सवाल पूछ दिया है। इट इज़ लाइक फेवरेटिंग और नो पुटिंग फिंगर ऑन वन ऑफ मन पसंदीदा। मैंने बहुत एम्बिशंस सुने हैं, उसमें एक एम्बिशन मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत सुंदर लगा। बल्कि मैं आपको रोक के बोलूँगी कि आपने कहा कि मैं अलग अलग क्षेत्रों में काम करता हूँ, अलग, तो ये तो और ज़्यादा अच्छी बात है ना। हम इंक्लूसिविटी की हम बात कर रहे थे। मैं किसी की भी परिभाषा बोलूँगा, किसी भी सेक्टर की, तो वो थोड़ी एक इधर डायरेक्ट सेक्टर और इनडायरेक्ट ग्रुप ऑफ सेक्टर को की तरफ इंक्लाइंड दिखेगी। सो आई वुड से rather than me expressing my views, I would try to take very small one-line definition which our Honorable Prime Minister has given. Viksit Bharat is a nation where no one is too small to dream and no dream is too big to achieve. That I think includes each one of them, each aspiration that we have across sectors. मोबिलिटी से लेके डिकार्बोनाइजेशन से लेके इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, उन सब की अलग अलग परिभाषाएं होंगी, जहां इंक्लूजन को लेके, सिक्योरिटी को लेके, सेफ्टी को लेके, इंडिपेंडेंस को लेकर बात की जाती है। बट व्हाट आर PM हैज़ गिवन इज़ अ वन लाइन विच फिट्स ऑल ऑफ देम, इज़ इन विकसित भारत कोई ऐसा व्यक्ति इतना छोटा नहीं है जो स्वप्न नहीं देख सके, और कोई सपना इतना बड़ा नहीं है जो पूरा नहीं किया जा सके। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दोनों वक्ताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां।